नमस्ते बच्चों। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। इन पंक्तियों को हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाओं पाठ को पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था। इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 19 सितंबर 1850 में हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1885 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बच्चों, वे आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु तो उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। बच्चों, उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा भूमि को अपनाया और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। बच्चों, भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। बच्चों, तो चलिए हम अपने पाठ 11 भारती का सपूत को पढ़ लेते हैं, जिसके लेखक रांगेय राघव जी हैं और भारतेंदु जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पाठ से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्होंने भारतेंदु जी के बारे में या उनसे हमें परिचित करवाया है। रांगेय राघव जी का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ। उनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में हुई। वहीं से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आंचलिक, ऐतिहासिक तथा जीवनी परक उपन्यास लिखने वाले रांगेय राघव जी के उपन्यासों में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्राप्त है। आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। रांगेय राघव जी की मृत्यु 1962 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। लोई का ताना, भारती का सपूत, कब तक पुकारूं, अंगारे न बुझें, पिघलते पत्थर, विरूढ़क, संगम और संघर्ष इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय, उप का अर्थ समीप तथा न्यास का अर्थ थाती अर्थात मनुष्य के निकट रखी वस्तु। उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित रहता है। यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है, जिसको प्रस्तुत करने में कल्पना का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। उपन्यास महान सत्यों और नैतिक आदर्शों का एक अत्यंत मूल्यवान साधन है। इसमें लोकप्रियता और महनीयता का अद्भुत समन्वय होता है। मानव जीवन का सजीव चित्रण उपन्यास है। बच्चों, अब हम पाठ परिचय को भी देख लेते हैं। प्रस्तुत अंश जीवनी परक उपन्यास से लिया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है। इसमें हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु के जीवन के विविध पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय कराया गया है। बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति रुझान ने भारतेंदु को हिंदी साहित्य जगत का दैदीप्यमान इंदु अर्थात चंद्रमा बना दिया। अंग्रेजों की नीतियां, सामाजिक कुरीतियां एवं और शिक्षा के खिलाफ
भारतेंदु द्वारा जगाई अलख को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अध्यापक रत्नहास भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशाल तस्वीर को देखते हुए वहाँ पर आए सभी सज्जनों और स्त्रियों से कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैंने आपको आज एक विशेष कारण से यहाँ पर बुलाया है। बच्चों, अध्यापक की इन बातों से उनकी आंखों की चमक साफ साफ दिखाई दे रही है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उनसे परिचित थे, अतः उन सब की आंखों में एक कौतूहल जाग जाता है। श्रीमती अनुराधा कहती हैं कि आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्मदिन है। हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ही तो यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतना सुनने के बाद अध्यापक रत्नहास एक पुस्तक की भूमिका की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनकर आपको लगेगा कि 100 साल पहले के लोग अपने से 100 साल बाद के युग के बारे में क्या सोचते थे जिसमें हम रहते हैं। उसका प्रारंभ 100 बरस पहले हुआ था और जिस युग में भारतेंदु की जीवनी लिखने वाला लेखक था, उस युग का प्रारंभ स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। अध्यापक ने किताब उठाकर देखते हुए पढ़ना शुरू किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पितामह माने जाते हैं और महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। भारतेंदु भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय 7 वर्ष के थे, अर्थात 1850 में उनका जन्म हुआ था। बच्चों, आपने भी इतिहास में पढ़ा ही होगा कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। उसी काल के भारतेंदु जी थे। बच्चों, यह बड़े दुख की बात है कि उनकी मृत्यु मात्र 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में 1885 में हुई थी। भारतेंदु जी के जन्म के समय उच्च वर्गों का बहुत बड़ा असर था। उस समय उच्च कुल वाले लोगों को ही सम्मान दिया जाता था, अतः भारतेंदु जी को यदि उस समय इतना अधिक महत्व दिया गया था तो उसमें कुछ अंश तक उनके कुल का भी प्रभाव था, परंतु उनसे अधिक धनी और उच्च वर्ग के लोग भी मौजूद थे। उनका इतना नाम क्यों नहीं हुआ? बच्चों, यहाँ पर इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति कुल के कारण नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा और महत्व के कारण प्रसिद्ध हो सके थे। लेखक कहते हैं कि भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में कुल वर्ग का पोषण नहीं किया। यह उनके व्यक्तित्व के विकासशील होने का बड़ा सशक्त प्रमाण है। भारतेंदु जी ने कुल के गर्व को दोहराने की बजाय देश के गर्व को दोहराया है। बच्चों, भारतेंदु जी की बुद्धि काशी में प्रसिद्ध थी। मात्र 5 साल की अवस्था में उन्होंने कविताएं रचना शुरू कर दिया था और 13 साल की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मनो देवी से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। 17 साल की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया और उसके दूसरे ही साल एक वाद विवाद सभा यानी डिबेटिंग क्लब को स्थापित किया। बच्चों, इस सभा का उद्देश्य भाषा और समाज का सुधार करना था। आगे लेखक बताते हैं कि 18 साल की उम्र में वे काशी नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट और ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे। बच्चों, इसके साथ ही कवि वचन सुधा नामक पत्र निकालना शुरू किया। इन्हीं दिनों उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जिनमें मुफ्त दवा बांटी जाती थी। अध्यापक रत्नहास ने किताब पर से नजर हटाते हुए कहा, भारतेंदु जी तो फक्कड़ आदमी थे, निडर आदमी थे। साहित्य में उनकी रुचि तो बचपन से ही जागृत हो गई थी। उनके पिता कविता लिखते थे, उसका असर उन पर भी पड़ा। अपनी कविताओं की धाक उन्होंने मात्र 6 साल की अवस्था से ही जमा ली थी। यहाँ पर वृंद जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है जो इस प्रकार है,
होनहार विरवान के होत चिकने पात, जिसे आप अगले साल 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारतेंदु जी पर यह पंक्तियां सटीक बैठती हैं। अध्यापक रत्नहास लोगों से इजाज़त लेकर आगे उनकी जीवनी को पढ़ने लगते हैं, जिसमें बताते हैं कि हरीशचंद्र को इतना ही याद था कि पिता कुछ लिखते रहते थे और बहुत बहुत सा लिखते थे। एक दिन हरीशचंद्र पास बैठकर बड़े गौर से देख रहे थे और हठात यानी अचानक ही कह उठे, बाबूजी। पिता भी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? तब हरीशचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि मैं भी कविता बनाऊंगा। बनाऊं? इतना सुनते ही पिता आश्चर्य से देखते हुए कहते हैं, बनाओ, बल्कि तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। हरीशचंद्र की बाँछें खिल गई। बाँछें खिलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। वह उठ खड़े हुए और कुछ गाने लगे। उनके पिता ने सुना तो वे गदगद होकर रो उठे। बच्चों, गदगद होना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत अधिक प्रसन्न होना। यहाँ पर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत अधिक प्रेम, श्रद्धा, हर्ष आदि आवेग से इतना भरा हुआ कि अपने आप को भूल जाना और स्पष्ट बोल न सकना। ठीक है। भारतेंदु जी का 6वां वर्ष लग रहा था। पिता अपनी कक्षप कथामृत सुना रहे थे। सोरठा पढ़ा, करन चहत जस चारू, कछु कछुआ भगवान को। बच्चों, महफिल में इसके अर्थ को लेकर चर्चा होने लगी। हरीशचंद्र सुनते रहे और हठात वह बोल उठे, बाबूजी। पिता ने पूछा, क्या है बेटा? और वहां बैठे सभी लोग चौंक पड़े। उन्होंने कहा, बाबूजी, हम इसका अर्थ बता दें? फिर क्या था, पिता ने कह दिया, बताओ। उनकी इस बात से महफिल में भी कुतूहल जाग उठा। सब अर्थ जानने के लिए बेचैन हो गए। अतः छोटे से बालक ने आतुरता से कहा, आप वह भगवान का जो वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक छुआ है, अर्थात जान लिया है। वाह वाह का शोर चारों तरफ से आने लगा। सबने धन्य हो की आवाजों से खुशी व्यक्त की। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनका गुणगान कितना भी किया जाए कम होगा। यहाँ पर अध्यापक रत्नहास जी ने एक सांस लेते हुए कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखने वाले ने विस्तार से भारतेंदु की पत्नी के चिंतन को भी व्यक्त किया है। सबकी आज्ञा लेकर अध्यापक रत्नहास जी पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, उन्होंने मन्नो बीबी का चिंतन पढ़ना शुरू किया। वो लिखती हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ, यह मैं बार बार सोचने का प्रयत्न करती हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मेरा पति उतना ही नहीं था जितना वह दिखाई देता था। व्यक्ति के रूप में यदि अपने तारतम्य से दूसरों को तारतम्य नहीं कर पाते, तो वे न अपने आप को सुखी कर पाते हैं और न दूसरों को ही। उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। मैंने पूछा था, यानी मन्नो बीबी ने पूछा था कि आपको इसकी क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा था, मन्नो बीबी। फिर कुछ सोचने लगे थे। मन्नो बीबी ने कहा, आप रुक क्यों गए? तो हरीशचंद्र का कहना था कि मैं नहीं जानता तुम समझ सकोगी या नहीं। क्यों? बच्चों, वे कहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास धन है और देश भूखा है, गरीब है। सोचो तो, अंग्रेजों के खोले हुए स्कूल हैं, मिशन के स्कूल हैं, पर उनमें हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती है। तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर? बच्चों, मन्नो बीबी के इन सवालों का जवाब देते हुए हरीशचंद्र जी कहते हैं, पढ़ाऊंगा मन्नो बीबी, पर इस मदरसे में एक भाषा को ही तो पढ़ाया जाएगा। मुझे भारतीय संस्कृति चाहिए ताकि अंग्रेजी पढ़कर लोग जान सकें
कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं, न कि काले साहब बनकर दोगलों की तरह अपनों से ही नफरत करने में घमंड कर सकें। इस देश को बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। इसके लिए नए इंसानों की एक फसल खड़ी करनी होगी। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति यानी हरीश चंद्र जी ने अपनी छोटी सी उम्र से ही अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। आपने उनकी उम्र को देखा, 6 साल, 13 साल, 17 या 23 साल के होते होते उन्होंने अपने देश, गरीब जनता और उनकी शिक्षा के बारे में कितनी योजनाएं बना ली थी और उस पर अमल भी किया था। यहाँ पर उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को सिखाने की बात के माध्यम से यह बता दिया है कि बिना अपनी संस्कृति के ज्ञान के हम अच्छे इंसान के रूप में बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। अतः उन्होंने कहा ही है कि नए इंसानों की फसल खड़ी करनी है। इसका तात्पर्य यही है कि अपने देश के लोगों में नए विचार, नए भाव और आज़ाद होने का जज्बा लाना है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े जकड़े अपने अस्तित्व को भूल से गए हैं। उसे ही शिक्षा के माध्यम से उनके अस्तित्व को, उनकी पहचान को जगाना है। मन्नू बीवी कहती हैं कि मैं उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाई थी, परंतु उनके मुख पर गहरी वेदना थी, उसे मैंने महसूस जरूर किया था। बच्चों, हरीश चंद्र जी देश की पीड़ा, दुख और सामाजिक समस्याओं से लोगों को मुक्त कराना चाहते थे। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वह अपने देश के प्रति, उसके सम्मान के प्रति थी। वे चाहते थे कि हमारे देश के लोग पढ़े लिखे और जागरूक बने, और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास भी किया। आगे मन्नू बीवी कहती हैं कि 5 विद्यार्थी से लेकर जब 30 विद्यार्थी हो गए, तब देवर यानी हरीश चंद्र के भाई गोकुल चंद्र और वे बात करने लगे। दोनों स्वयं ही मदरसे में पढ़ाते थे और उन्होंने निश्चित करके एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए वेतन देकर रख लिया। परंतु कुछ ही महीनों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि चौखंभा यानी 4 स्तंभ, जिसे आप 4 पिलर्स भी कह सकते हैं, तो चौखंभा में से स्कूल को बाबू वेणी प्रसाद के घर में ले जाया गया। आधे से ज़्यादा लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे। किताबें और कलम मुफ्त बंटवाते हुए जब मैं उन्हें देखती थी, तब मुझे लगता था कि वे बहुत खुश हो जाते थे। ऐसा लगता था उनमें कोई उत्साह सा था। फिर तो वे लड़कों को मुफ्त खाना बंटवाने लगे। बच्चों, आगे मन्नू बीवी कहती हैं कि कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद ने न जाने कौन सी आज्ञा को भंग किया कि उन्होंने उसे निकाल दिया। वेणी प्रसाद भी उससे जा मिले और रातों रात स्कूल घर पर ही उठवा लाए। वो कहती हैं कि शत्रुओं ने चाल चली कि वे चौखंभा में न तो कोई दूसरा स्कूल चला पाए और न ही घर पर। धरना देने पर भी वे उन्हें रोक नहीं पाए थे। मन्नो बीबी का कहना है कि वे नितांत शांत थे। मैंने कहा था, वे लोग नासमझ हैं, आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं। सिर खपाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है ऐसा काम या बात करना जिससे कोई लाभ न हो और व्यर्थ मस्तिष्क थक जाए, या फिर निरर्थक बुद्धि का प्रयोग करना। परंतु बच्चों, हरीश चंद्र जी जानते थे और मुस्कुराकर कहते हैं कि वे नासमझ नहीं हैं मन्नू बीबी, वे अशिक्षित हैं। वे अपने स्वार्थों के परे यानी हटकर सोचना नहीं जानते हैं। बीज जब धूल में मिल जाता है तभी वह वृक्ष बन पाता है। वे यह नहीं समझना चाहते हैं। मुझे लगता था वह एक अहंकार था, परंतु किसका अहम था। बच्चों, यहाँ पर हरीश चंद्र जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि उन्हें नहीं पता है कि बीज जब धूल में मिल जाता है तभी वह वृक्ष बन पाता है। बच्चों, यहाँ पर उन्होंने साधारण बीज के माध्यम से मनुष्य की बुद्धि के बीज की बात की है।
जब व्यक्ति मेहनत करते हुए अपनी मेहनत को समय रूपी धूल में गाड़ देगा, तब ही उसमें से बुद्धि और ज्ञान रूपी पौधा उग आएगा और इससे पूरे समाज और देश का उत्थान हो पाएगा। परंतु न पहले और न आज हम शिक्षा और ज्ञान को समझ पाए हैं। जिन्होंने उसे समझ लिया है वे अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान से अपने समाज और देश को तरक्की और प्रगति के मार्ग पर ले जाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। तो बच्चों, बात हो रही थी भारतेंदु और मन्नो बीबी के संवादों की। यहाँ पर मन्नो बीबी हरीशचंद्र जी से कहती हैं कि पुरखों ने कमाकर रख दिया है ना, तभी आपका हाथ इतना खुला हुआ है। उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, तभी वे लोग एक एक पैसा दांत से पकड़कर चलते हैं और वे अक्लमंद हैं। आदमी जिस पेड़ पर बैठा होता है उसे ही तो नहीं काटता। बच्चों, आगे मन्नू बीबी कहती हैं, वे मेरी ओर देखते रह गए थे। उनकी घुंघराली लटें कानों पर झूल रही थी। उनकी लंबी पर पतली आंखों में एक दूर तक डुबो देने वाली स्याह गहराई दिखाई दे रही थी, मानो मैं उनके सामने होकर भी नहीं थी। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कांच की बनी थी। व्यक्ति का जीवन वही तो नहीं होता है जो उसके बाहरी रूप से झलकता है। वे कवि हृदय थे, अतः कविता लिखते थे। उनके पास वैभव था, इसलिए दान देते थे। वे सुलझे हुए थे, इसलिए देशभक्त थे। फिर शाह खर्ची थी, इसलिए कि पिता की यह परंपरा थी, प्रसिद्ध हो गए थे। अतः देश के बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा, प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते थे। वे नाटक करते थे, लिखते थे। इतना तो अधिक नहीं है। वे जिए ही कितना, मात्र 34 वर्ष 4 महीने। अध्यापक रत्नहास ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, यह था भारतेंदु का वह उदय का समय जब वे तरुण हो चुके थे। आप सबने देखा कि किस तरह से वे एक साथ कितने काम करते थे। बच्चों, वे लेखक थे, पत्रकार थे और इसके अतिरिक्त समाज के दैनिक जीवन में उनकी दिलचस्पी थी। उस समय डिबेटिंग क्लब और यंग मेंस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने मूक हुए देश को वाणी और स्फूर्ति देने की कोशिश की थी। बच्चों, दवाखाना खोलते समय उनके मन में देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसा विद्यार्थियों के प्रति था। 19 वर्ष की आयु में उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया था। इसी से उनकी मेधा स्पष्ट हो जाती है। अध्यापक रत्नहास कुछ देर रुकते हैं, फिर पुस्तक उठाकर पढ़ने लगते हैं। बाबू साहब की कैसी तबीयत है, ठीक है ना? मल्लिका मन ही मन कांप गई। भारतेंदु शैया पर पड़े थे, मलिन और रुग्ण। मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। वे सोचती है कि कहाँ गया वह चपल रूप, वह दबंग उत्साह। यही तो वह व्यक्ति था जो उन्मुक्त सा पथों पर गा उठता था, जिसमें अहंकार नहीं था, किंतु जागरूक स्वामी रक्त बीज की तरह बार बार उठता था और जिसकी मुखरित चंचलता एक दिन काशी को गुंजाया करती थी। यही था वह कुलीन जो मनुष्य से प्रेम करना जानता था। यही था वह धनी जो उन्मुक्त खुले हाथों से अपने वैभव को दरिद्र का आंचल भरने के लिए लुटाया करता था। वह भक्त था, वैष्णव था और उसमें जीवन का सहज गर्व था। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपना महत्व विदेशियों के अधिकार को भी मनवा दिया था। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। उसने अतीत के भव्य गौरव का स्वप्न साकार कर दिया था। बच्चों, उसके प्रेम गीतों ने भारत को ढक दिया था। यही था वह जो अपनी खाल यानी अपनी चमड़ी बेचने को भी तैयार था, परंतु किसी याचक यानी मांगने वालों से कभी ना नहीं कह सकता था। मल्लिका को वाद्य ध्वनि तरंगों में झूमते भारतेंदु का रूप याद आ गया।
सारी रात कविता की बातें करते निकल जाती थी, परंतु भारतेंदु जी ने कभी छोटी बात नहीं की, जैसे वह किसी निम्न कोटि की बात के लिए जन्मे ही नहीं थे। राजा महाराजा पंडित सब ने उसे भारतेंदु कहा था। क्यों? क्योंकि वह नेता था। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन और कला और अपमानित नारी के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। क्या वह मनुष्य था? और आज वह मलिन सा पड़ा है, किंतु उसके नेत्रों में आज भी वही चमक है। क्षीण काय हो जाने पर भी होठों पर अब भी वही क्षमा भरी आशुतोष और अपराजित मुस्कुराहट है। तभी अचानक मल्लिका चिल्ला पड़ी, स्वामी, और दारुण वेदना से भारतेंदु के पांव पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों, अध्यापक रत्नहास ने देखा लोगों की आंखें गीली हो गई थी। उसने कहा, और उसके बाद? किंतु एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने धीरे से कहा, उसके बाद सब जानते हैं अध्यापक महोदय। भारतेंदु जी के जलाए दीपक से असंख्य दीपक जल उठे। आइए बाहर बाग में चलते हैं। आज हमने इसी संबंध में भारतेंदु जी के जीवन से संबंधित एक नाटक खेलने का आयोजन किया है। उसका नायक हरिश्चंद्र ही है, हिंदी गद्य का पितामह, भारती का सपूत। तो बच्चों, हमने यहाँ पर भारती का सपूत पाठ में भारतेंदु जी के भारत के प्रति की सोच को लेखक ने अध्यापक रत्नहास जी के माध्यम से बखूबी समझाया है। ठीक है, परंतु हम थोड़ा और भारतेंदु जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, भारतेंदु के नाटकों की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक 1867 के अनुवाद से होती है। नाटक तो पहले भी लिखे जाते रहे, परंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर उन्होंने हिंदी नाटक की नींव को मजबूत बनाया। बच्चों, उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। बच्चों, इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। बच्चों, भारतेंदु जी ने केवल 34 साल की छोटी सी उम्र में विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उसका पूरा रचना कर्म पथ प्रदर्शक बन गया। वैसे तो इनके बारे में जितना हम कहें उतना ही कम है। तो कठिन शब्दों के अर्थ को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हम थोड़ा और आगे चलेंगे और अपने स्वाध्याय को भी देख लेंगे। कृति नंबर 1 का आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं? वाक्य में ऐसों का प्रयोग इनके लिए किया गया है। ठीक है बच्चों, पाठ में आया है किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद, बाबू वेणी प्रसाद और नासमझ और अशिक्षित लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, कृति क्रमांक 1 का आ लिखिए। भारतेंदु का व्यक्तित्व। ठीक है, पहला, भारतेंदु जी प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे और उनका रूप चपल था। दूसरा, भारतेंदु का उत्साह दबंग था। वे फक्कड़ थे, निर्भीक थे और उनके होठों पर सदैव क्षमा भरी अपराजित मुस्कुराहट खेलती रहती थी। ठीक है। तीसरा, उनकी पतली, लंबी और चमकदार आंखें थी। घुंघराली लटें कानों पर झूलती रहती थी। ठीक है। कृति क्रमांक 1 का ई अंतर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर मिशन के स्कूल और भारतीय स्कूल के बीच के अंतर को बताना है। मिशन स्कूल अंग्रेजों द्वारा खोले गए थे, तो वहीं भारतीय संस्कृति के विषय में बताया जाएगा।
ठीक है। दूसरा, वहाँ विदेशी संस्कृति पढ़ाई जाती थी, जिसे पढ़कर भारतीय काले साहब बनकर दोगलों की तरह अपने ही देशवासियों से नफरत करके स्वयं पर घमंड करते थे। दूसरी तरफ भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी एक भाषा की तरह पढ़ाई जाएगी, ताकि भारतीय जान सकें कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते थे। ठीक है बच्चों, थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो शब्द संपदा आपको दिखाई देगा, जो छोटा सा एक ग्रामर का हिस्सा है, जिसे मैंने अपने वीडियो कक्षा भिन्नार्थक शब्द के परिभाषा और पूरे अर्थ के साथ वहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो अभिव्यक्ति पाएंगे। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है आपको अपने मत प्रकट करना, अपने विचार प्रकट करना। आप जो भी सोचते हैं उसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहला कृति क्रमांक 3 का अ, भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। इस पर अपना मत लिखिए। मत यानी विचार लिखिए। इस विषय पर सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मेरे भी, आपके भी और दूसरों के भी, इसलिए इसे अभिव्यक्ति कहा गया है। ठीक है, कृति क्रमांक 3 का आ, व्यक्ति की करनी और कथनी में अंतर होता है। इस उक्ति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, यहाँ पर भी आपको अपने विचारों को प्रकट करना है, अभिव्यक्ति करनी है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न को पाएंगे। ठीक है, कृति क्रमांक 4 का अ, भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने की बजाय देश के गर्व को दोहराया। पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने एक पूरा पैराग्राफ ही पढ़ा है, जो बहुत ही सुंदर ढंग से रत्नहास जी ने, यानी लेखक ने रत्नहास जी के माध्यम से समझाया है और बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिख पाएंगे। ठीक है, कृति क्रमांक 4 का आ, भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। पाठ को पढ़ते समय हम लोगों ने भारतेंदु जी के जीवन परिचय को देखा, उनके व्यक्तित्व को देखा, उनके विचारों को देखा, और वो किस तरह से दूसरों के प्रति उदार थे, परोपकारी थे, इसे भी हम लोगों ने पूरे पाठ में देख लिया है और समझ लिया है। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर बखूबी लिख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की भी चर्चा करेंगे, जो यहाँ पर आपको 2 अंक तो दिलाएगा ही दिलाएगा। ठीक है, कृति क्रमांक 5, जानकारी दीजिए। रांगे और राघव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के परिचय को जान लिया था। ठीक है, उनकी प्रमुख कृतियों को भी जाना था, विधा को भी जान लिया था और पाठ परिचय को भी पढ़ लिया था। तो अब रांगे राघव जी की रचनाओं के नाम अर्थात उनकी प्रमुख कृतियों में से कुछ नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है, दूसरा यानी आ, भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य। अब यहाँ पर भारतेंदु जी ने कौन कौन से साहित्य को रचा, कौन कौन से साहित्य को लिखा, ये आप लिखेंगे और बताएंगे। ठीक है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान यानी कि पाठ या कविता से संबंधित होता है, चाहे वो लेखक के बारे में लिखना हो या फिर उसके अंदर किसी और के बारे में लिखना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। ये हर पाठ, हर कविता में अलग अलग रहेगा, क्योंकि लेखक और कवि तो अलग अलग ही होंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो कक्षा को समाप्त करते हैं। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।
मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।